हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा या मालूम होगा कि कल भारत ने एक महान विभूति को खो दिया है जिनका नाम रतन टाटा है। तो आज ये जो वीडियो होगा ये रतन टाटा जी के श्रद्धांजलि के रूप में होगा, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे उनकी चीज़ों के बारे में या उनके जीवनी के बारे में, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, उनके व्यावसायिक जीवन के बारे में सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे विशेष जो हमारे परीक्षा से संबंधित हो सकता होगा। वैसे इस महान शख्सियत के बारे में जितना भी बात किया जाए कम होगा, और वैसे हमारी जानकारी इनके संबंध में उतनी पुख्ती भी नहीं है। और आगे के स्लाइड्स में आपको देखकर लगेगा भी कि इनकी जितनी गाथा गाई जाए, जितनी बातें कही जाए, बिल्कुल कम होगी। तो आगे स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं इनके जीवनी के बारे में और इनसे संबंधित वैसे सभी पहलुओं के बारे में जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे आपको बताता चलूँ कि ये पारसी धर्म से संबंध रखते थे, और भारत में ये लोग जब आए थे तो ये पारस से भाग करके लोग आए थे वहाँ आताताइयों के आक्रमण के कारण, और ये पहुँचे थे गुजरात। और ये लोग जब गुजरात पहुँचे तो गुजरात के जो राजा थे उनके पास परमिशन के लिए परमिशन मांगा गया कि हमें यहाँ रहने की आज्ञा दें। तो उस राजा ने एक कटोरे में दूध भर करके मैसेज भिजवा दिया। उस मैसेज का मतलब ये था कि उस कटोरे में नेक टू नेक एकदम दूध भरा हुआ था, जिसका मैसेज ये था कि हमारा साम्राज्य फुल है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। लेकिन इनके जो मुखिया थे इन्होंने क्या किया कि उस दूध में चीनी डाला और बोला कि जैसे दूध में चीनी घुल के मिल के रह जाता है वैसे ही हम यहाँ पे रहेंगे। तो इस प्रकार से इस परिवार की एंट्री हुई थी भारत में। और आगे तो देख ही रहे कि आज भारत डिपेंडेंट कितना है, और व्यवसायी बहुत लोग हैं या हो सकते हैं, लेकिन एक व्यवसायी जो समाज को लेकर के चलने का बात करे, एक व्यवसायी जो एम्प्लॉय फ्रेंडली हो, एक व्यवसायी जो देश के बारे में बात करे, वैसे लोग कम हैं। तो आइए देखते हैं आगे और बात करते हैं इनके बारे में। ऊपर एक रतन टाटा जी का मैसेज है, किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय, साधन और धैर्य चाहिए। तो ये सब मैसेज आप लोगों के लिए होगा। आप इसे देखिए, अपने जीवन में इनकलकेट करने का कोशिश करिए। आप जहाँ भी हैं, जिस तैयारी में भी लगे हुए हैं, आपको समय, साधन और धैर्य की आवश्यकता है और आपको रखना चाहिए। रतन टाटा जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुई, भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। आप लोग लैंड रोवर और जगुआर की बात जानते ही होंगे। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। अगले स्लाइड में रतन जी कहते थे, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। कहने का मतलब है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, तभी समाज या फिर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं, जिस चीज़ में लगे हुए हैं, अपनी सफलता दर्ज करिए, अपने आप को प्रूव करिए। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे।
उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्ति होने पर टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह में वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। इनके प्रारंभिक जीवन का बात करें उससे पहले इनके विचार को देख लेते हैं। लोग आपके विचार को गलत बताते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें गलत साबित करके दिखाएं, है ना। लोग आपके बारे में तरह तरह के विचार बना सकते हैं, ये लोगों की स्वतंत्रता है, लेकिन उन विचारों को वो कब तक सही माने या गलत माने, ये आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। प्रारंभिक जीवन में रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया गया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा को की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। शिक्षा की बात करें उससे पहले दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। तो आप भी सफलता असफलता में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो इसे घबराना नहीं है। हमेशा अपने आप को चेक करिए, जहाँ भी आप अपने आप को गलत पाएँ, जहाँ भी लगे कुछ कमी है, उसको बिल्कुल इम्प्रूव करें, सुधारें। आइए इनके शिक्षा के बारे में देखते हैं। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट में स्नातक की डिग्री कॉर्नेल में रहते हुए वह अल्फा सिग्मा की बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। अगला है व्यवसायिक जीवन, देखें इनका हम लोग। उससे पहले इनके विचार को देख लेते हैं। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। कहने का मतलब है कि अवसर सबको प्राप्त है। प्रतिभा या योग्यता कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको निखारा जा सकता है, तो आप भी प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं व्यवसायिक जीवन के बारे में। टाटा समूह में प्रवेश इनका हुआ 1962 में। 1962 में रतन टाटा ने टाटा स्टील के वर्कशॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया। टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में 1991 में JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन बने। अधिग्रहण और विस्तार। टेटली का अधिग्रहण किया था 2000 में। टाटा ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जिसकी कीमत लगभग 435 मिलियन पाउंड थी। कोरस 2007 में। यूरोपीय इस्पात कंपनी कोरस को $12 अरब में खरीदा गया 2007 में। जगुआर और लैंड रोवर 2008 में। ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियां
जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीदा गया 2008 में। टाटा नैनो। टाटा नैनो 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। हालांकि इनका ड्रीम था कि मैं भारत के मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को भी कार पे बिठाऊंगा, जिसके लिए टाटा नैनो लॉन्च किया गया था। इस टाटा नैनो के समय इनको एक बहुत बड़ा दुख भी हुआ था कि ये बंगाल में अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से वो नहीं कर पाए थे, तो बहुत दुखी थे इस बात को लेकर के। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिए थे, लेकिन बाद में चल के इनको गुजरात में इंस्टॉल करने का मौका मिला। आगे देखते हैं राजस्व में वृद्धि। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना और लाभ 50 गुना तक बढ़ गया। 1991 में टाटा समूह का राजस्व लगभग 5.7 बिलियन डॉलर था, जो 2012 में बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गया। सेवानिवृत्ति। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वह अब भी समूह के मार्गदर्शक के रूप में जुड़े रहे थे। टाटा एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद ही किसी भारतीयों का दिन पूरा होता होगा, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलकियां हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं कि टाटा कितने सारे प्रोडक्ट्स में और कितने सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम करती थी, और ये तो बहुत छोटा सा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ताज होटल का नाम सुने होंगे, है ना। आप 26/11 की कहानी जानते होंगे, 26/11 जो मुंबई में हुई थी, उससे भी जुड़ा हुआ एक टाटा का इतिहास है कि टाटा जी ने जो 26/11 का इवेंट हो रहा था, उसी समय अपने ऑफिस में फ़ोन किया ताज होटल में। किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो उन्हें लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ी है वहाँ पे, और कहा जाता है कि खुद से गाड़ी ड्राइव करके वो पहुँचे थे स्पॉट पे। जब स्पॉट पे पहुँचे तो देखे कि चारों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, है ना। वहीं रुके रहे, वहीं सारे सिचुएशंस को देखा, हैंडल किया। उसके बाद जो भी क्षति हुई, और क्षति का मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ टाटा के एम्प्लॉयज़ की ही क्षति, बल्कि वहाँ कोई सिविलियन भी था, कोई पुलिसमैन भी था, कोई रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ तक कि उस वहीं पे एक झुग्गी में लड़की थी जिसको 4 गोलियां लगी थी, जिसका इलाज नहीं हो रहा था। जब टाटा जी को पता चला तो ये उसको वहाँ से उठा करके और मुंबई के अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज करवाया था। तो ऐसे शख्सियत को कैसे इंसान, है ना, भूल सकता है। आगे देखते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। पद्म भूषण 2000 में भारतीय सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 2008 भारतीय सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। विश्वव्यापी जो मान्यताएं हैं, रतन टाटा को वैश्विक मंचों पर भी पहचान मिली, जैसे 2014 में रॉक फेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में शामिल किया गया। फोर्ब्स की सूची देखते हैं। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान और परोपकारी कार्यों में जाता है, इसलिए वह अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं होते। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 26/11 के इवेंट में लोगों को, जो भी लोग वहाँ हताहत हुए, उसको तो जो सैलरी उनकी चल रही थी वो सैलरी आजीवन देते रहे। उनके परिवार या उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा, बाकी सारी व्यवस्थाएं भी की। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे जो मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, उनको अलग किसी होटल में शिफ्ट कराया, वहाँ मेडिटेशन का क्लास और बहुत सारा चीज़ दे करके उनको फिर से रिवाइव करने का काम किया। तो एक व्यवसायी व्यक्ति ऐसा करे, है ना, बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। खैर, आगे देखते हैं। समाज सेवा और परोपकार। उससे पहले इनके विचार को देख लेते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। तो आप भी, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का परिभाषा ही यही है कि सही वही है जिसको आपने प्रूव कर दिया।
और गलत वही है जो आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो आपने जो भी डिसीजन बनाया है उस पर अमल करिए, उसको प्रूव करिए, तो दुनिया आप पे विश्वास करेगी। चलिए आइए देखते हैं समाज सेवा और परोपकार के बारे में। टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के प्रमुख हैं, जो भारत में सबसे बड़े और सबसे पुराने परोपकारी ट्रस्टों में से एक है। यह ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में काम करता है। आप सुने होंगे कैंसर हॉस्पिटल टीस के बारे में, जो मुंबई में है ना, जहां कैंसर का लगभग मुफ्त इलाज होता है। और बिहार में अभी बहुत सारे इसके इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए हैं या खोले जा रहे हैं। अगला देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी, ताकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके। अन्य योगदान में रतन टाटा ने शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में दान किया है। उन्होंने प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे हार्वर्ड, कार्नेल और स्टैनफोर्ड के लिए भी दान दिया है। कुछ एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं, उससे पहले इनके एक और विचार। उन सारे पत्थरों को आप अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग कर एक मजबूत स्मारक बनाने में उन पत्थरों का यूज़ करें। कहने का मतलब है कि अभी आप परिश्रम कर रहे हैं, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, अभी सफलता के राह में अग्रसर हो रहे हैं। तरह तरह की बातें आपके घर, परिवार, गांव, समाज में होती होंगी, लेकिन उससे उत्तेजित नहीं होना है, उसके लिए रिएक्टिव नहीं होना है, बल्कि आप अपने गोल के तरफ ही लक्ष्य बना करके निरंतर उसके पीछे प्रयास करते रहिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही सारे पत्थर आपके स्मारक के रूप में बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रयास करिए, और वो भी ईमानदार प्रयास चाहिए। आइए एग्जाम फैक्ट्स में देखते हैं कि जन्म इनका 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में। मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र, जो कि भारत का पार्ट है। माता का नाम सोनू टाटा है, पिता का नाम नवल टाटा। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की अवस्था में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इनका आवास कुलाबा, मुंबई, भारत में है। राष्ट्रीयता इनका भारतीय था। जाति इनकी पारसी थी। शिक्षा का जगह कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय। पेशा टाटा समूह के निवर्तमान अध्यक्ष थे। कार्यकाल 1962 से 2012 तक है। धर्म इनका पारसी पंथ था। जीवन साथी ये अविवाहित रहे हैं। संबंधी JRD टाटा, जो कि चाचा थे इनके। सिमोन टाटा, जो कि सौतेली माँ थी। नोएल टाटा, जो कि इनके सौतेले भाई थे। इसके अलावा भी हजारों बातें की जा सकती हैं इनके बारे में, लेकिन समय और एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने का कोशिश मैंने नहीं किया है। तो आप इसे देखें और देख ही ले कम से कम कि एग्ज़ाम्स में अगर कुछ आए तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।